हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो एसएचएम के इस लेक्चर नंबर 4 में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स समझने वाले हैं, तो वीडियोस का लेंथ लंबा होगा, घबराइएगा मत, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को समझना है तो फिर समय तो लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कि ये भैया वीडियो बना दीजिए कि हाउ टू कंप्लीट मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स विद इन 2 मिनट, तो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, हर एक चीज पढ़ेंगे। क्या क्या चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड जैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बाद कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी के बाद कैलकुलेट करेंगे कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर टोटल एनर्जी क्या होगी। हर एक चीज को डिराइव करते हुए और आसान से आसान भाषा में आपको समझाते हुए ही आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम्स को, इन सभी चीजों को प्रूव करना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो देखकर ही इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेंगे तो फिर आपका 70% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास स्प्रिंग जुड़ा होगा। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होंगे इस चीज को। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक फिक्स सरफेस होगा, ये एक फिक्स सरफेस हो गया और इसके साथ एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे जुड़ा होगा और इस स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड रहेगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। हमारे पास एक स्प्रिंग होगा और इसके साथ एक मास कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि बिल्कुल मास एकदम रेस्ट पर है, कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन है। मतलब कि एकदम रेस्ट है, मतलब कि ये यहां पर लाके छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कि ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। क्या करेंगे, इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो होगा क्या, कुछ देखिए यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा फैल जाएगा। तो कैसे दिखेगा, अब आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, आपका कुछ स्प्रिंग अब ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, अब इसका मास m है तो इसका भी मास मान लेते हैं कितना है, m है। ठीक है, अब देखिए यहां से नेचुरल पोजीशन से, मतलब कि मीन पोजीशन से मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट हमने आगे की तरफ कर दिया। ये x डिस्टेंस हमने स्प्रिंग को कहां पर लेकर गए, अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ ले गए। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ काम करना पड़ेगा इस स्प्रिंग के अगेंस्ट में, कहीं ना कहीं हमको काम करना पड़ेगा। यहां पर रेस्ट पर था, बिल्कुल एकदम रेस्ट पर था। हम जब इसको आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो अब जब यहां पर इसको लाकर पकड़ कर रखेंगे तो चाहेगा स्प्रिंग क्या कि फिर से हम पीछे की तरफ आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट आगे करेंगे, एक फोर्स इस स्प्रिंग को पीछे, इस मास को पीछे की तरफ खींचेगा और उस फोर्स को हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। उसको बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब कि इस पार्टिकल को रिस्टोर करवाएगा कहां की तरफ, मीन पोजीशंस की तरफ। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जब इधर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से ये बोल सकते हैं कि जितनी ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितनी ज्यादा हम स्प्रिंग को खींचेंगे, उस स्प्रिंग में उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है उतनी ही तेजी से, जितना की तेजी से हम उसको खींचेंगे। तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, कि जितनी ज्यादा खींचेंगे उस स्प्रिंग में उतनी ही ज्यादा पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि बाय हुक्स लॉ रिस्टोरिंग जो फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। अब यहां पर समझिए, यहां पर हम लगाने वाले हैं माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा दिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आगे की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पीछे की तरफ होगी। इसलिए इनके बीच में माइनस साइन लगा है। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोर करवाएगा हमेशा। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, अगर तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस ये बन सकता है क्या कि अब स्प्रिंग क्या हो जाएगी, जैसे हम छोड़ देंगे स्प्रिंग क्या करेगी, यहां पे आ जाएगी।
स्प्रिंग कुछ यहाँ पर आ जाएगी और ये आपका ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि नेचुरल लेंथ पोजीशन से जितना एक्स इधर की तरफ दिए थे, मान लेते हैं एक्स इधर की तरफ निगेटिव एक्स अगर देंगे, इसको निगेटिव में अगर हम एक्स देंगे, मतलब ये जीरो था, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स, इधर की तरफ निगेटिव एक्स। तो अब क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन से होते हुए यहां पर दब जाएगा स्प्रिंग। फिर क्या करने लगेगा, जैसे यहां पर आएगा ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये फेंक देगा इसको आगे की तरफ, मतलब ये अब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, फिर ये पीछे की तरफ आएगा, फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये एक स्प्रिंग जो है एसएचएम मोशन करवाता है। एसएचएम मोशन की खास बात यही होती है कि वो अपने मीन पोजीशन की तरफ टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कराती है। तो जो भी मोशन अपने मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कराती है, उस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हमारे बोलने से तो नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो बोलने से तो नहीं होगा यहाँ पर कि हमने बोल दिया क्या कि अपनी मीन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन की तरफ टू एंड फ्रो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आती है, अपनी मोशन को रिपीट करती रहती है, तो उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बाई हुक्स लॉ के कारण ये हमको देखने को मिला कि जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। अब जैसे हम क्या करेंगे, जैसे इस चीज को प्रोपोर्शनली साइन को हटाते हैं, हमारे पास आता है कांस्टेंट, एक हमारे पास आता है कांस्टेंट, और वो क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनली साइन को हटाएंगे कांस्टेंट के इनटू माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। एफ एस बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू एक्स देखने को मिलेगा। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि के क्या है भैया, तो के को हम बोलते हैं वेयर, के क्या है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या होगा कि इस मोशन के लिए, ये जो स्टेप मोशन कर रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस स्प्रिंग की अकड़न होगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी। अगर मोटा स्प्रिंग लेंगे तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगी, अगर पेन वाला स्प्रिंग ले लेंगे तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगी। अरे बात समझ में, तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। तो इस मटेरियल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। अब इसका अगर हम आपका पूछे कि यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगा, तो यहां से के क्या हो जाएगा, एफ एस अपान में एक्स हो जाएगा। और एफ एस मतलब फोर्स है, फोर्स का होता है न्यूटन, एक्स का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा क्या यूनिट, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या, के की यूनिट, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बोले या फिर स्प्रिंग फैक्टर बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। चलिए, हमको प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस को दिखाता है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स बराबर मास इनटू रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, यही तो होगा ना। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, m इनटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स अपान में ये m नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए के क्या है, कांस्टेंट है, मास भी क्या है आपका, कांस्टेंट ही है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि इतना जो आपका फैक्टर है k बाई एम, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर किया था कि भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो इसी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन माइनस एक्स होता है, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और वो भी निगेटिव साइन, मतलब कि एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है,
अब जब भी ये चीज हम प्रूव कर देंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंड करता है, और यही कंडीशन होती है कि पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। हमने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम देखा था वहां पर, और ये जब हमने प्रूव कर दिया था कि वो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यही केस क्या होता है, यही जो केस होता है आपका एसएचएम, मतलब हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया कि जो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने मीन पोजीशन की तरफ ऑक्सीलेट कर रहा है, और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये एसएचएम मोशन है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो स्प्रिंग, ये जो हम क्या हो गया, स्प्रिंग जो है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अंडर स्प्रिंग फोर्स में हुक पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक आपका सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। हमने प्रूफ तो कर दिया, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हर एक चीज को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को आप लिख लीजिए, चाहे हम यहाँ पर कहें तो टाइम पीरियड को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर इज टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या हम, टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड बोलते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है, मतलब कि टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन होने में कितना समय ले रहा है, एक ऑक्सीलेशन होने में, मतलब एक ऑक्सीलेशन का कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि अगर मोशन को यहां से स्टार्ट करी जा रही है तो यहां पर गई, फिर ऑब्जेक्ट यहां से, फिर ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर आई, फिर यहां पर आएगी, तो ये एक ऑक्सीलेशन होगी, और एक ऑक्सीलेशन होने में जितना समय लगता है, मान लेते हैं 4 सेकंड लग रहा है, तो वही इस एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम लिख लेते हैं क्या कि टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one oscillation is called time period, इसी को बोलते हैं क्या हम, टाइम पीरियड। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का एक सेकंड में, अरे एक किसी भी पार्टिकल टाइम पीरियड होता है कि मतलब कि अगर एक ऑक्सीलेशन करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया भाई 2 पाई बाई ओमेगा। यहां पर ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा यहां पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं। तो ये बताइए, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होती है, और जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वहां पर लिनियर वेलोसिटी नहीं आता है, वहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी आता है, क्योंकि आपका एंगल में चेंज हो रहा है ना आपका। तो क्या अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर देखिए तो कोई भी पार्टिकल आपका एंगुलर मोशन कर रही है, कोई भी पार्टिकल आपका एंगुलर मोशन नहीं कर रही है, हालांकि आपकी पार्टिकल जो है लिनियर मोशन कर रही है, यहां पर भी लिनियर मोशन कर रही है, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस वाले टर्म को हमको हटाना पड़ेगा, ओमेगा को हमको हटाना पड़ेगा। ये काम हमको स्प्रिंग ब्लॉक, ये जो है हमारा मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें भी करना आपको मिलेगा। अब जब आगे पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, उसमें भी आपको ओमेगा हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये काम आपको हर एक डेरिवेशन में करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर इसको हम इरेज कर देते हैं कि 1-2 स्टेप आगे हम कर सकते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, वेयर इज डस्टर, हाँ इसको हम इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, टाइम पीरियड आ गया आपका T बराबर 2 पाई बाई, T बराबर आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, हम यहां से क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ओमेगा को हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिस्टम में देखा था कि वहां पर एक्सेलरेशन कितनी होती है। एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, दोनों का दोनों एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, एक जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन कितना निकला था यहाँ पर, हमने निकाला था भाई यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन निकाले थे ना कि फोर्स बराबर होता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है कि एक्स होता है कि जब ये हटता है तो ये क्या हो जाता है, ये जो हटता है साइन, प्रोपोर्शनली साइन को आता है हमारे पास कांस्टेंट k इंटू एक्स, फोर्स बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस k इंटू एक्स, देन एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस k बाई
m इंटू एक्स, ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आया था, अभी हमने जस्ट देखे थे यहाँ पर। और एक एक्सेलरेशन जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जो हमने प्रूफ किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम में, वहां पर जो एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, ये तो था हमारा एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन ऑफ किसका था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स का था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का था एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हम पढ़े थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वहां पर एक्सेलरेशन क्या आया था, वहां पर आया था आपका क्या, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था। तो इसको नाम दे देते हैं भाई इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, तो अगर जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब ये इक्वेशन नंबर सेकंड को भी यहां पर लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल के और वहां पर रख देंगे, क्योंकि ओमेगा हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल लिनियर वेलोसिटी कर रही है आपकी, इसलिए ओमेगा को हमको हटाना है। और ओमेगा को हम कैसे हटा सकते हैं, एक हम लेंगे जनरल इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम में, आपको इसके साथ कंपेयर करना है। और जो आप एक्सेलरेशन निकाले हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है, कौन सा, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो हुक्स लॉ में हमने डिराइव किया है, उसके साथ हम कंपेयर करके यहां पर ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। और यही प्रोसेस का क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम में भी करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम में भी हम क्या करेंगे, एक बार एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे सिंपल पेंडुलम का, और उसी एक्सेलरेशन के कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि ओमेगा स्क्वायर एक्स साथ कंपेयर करके हम वहां से भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सब में सेम स्टेप करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो ए इसके बराबर हो गया, एक्स इसके बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम देखने को मिला। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, के बाई एम आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई एम देखने को मिली। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू अब यहां पर हम पुट कर देंगे। इस क्या यहां पर क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा की जगह पर क्या रख देंगे, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, देन ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के बाई एम हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में के बाई एम हो जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एम बाई के हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड किसका निकाले हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो यहां पर लिख सकते हैं कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। ये क्या होगा भाई, इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड, किसका, टाइम पीरियड ऑफ, ये स्प्रिंग हो गया, यहां पर स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग मास, ये क्या हो गया आपका, मास हो गया, और ये हो गया सिस्टम्स का। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। ये याद रखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, किसका, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी फॉर्मूला, जो कि हम कैलकुलेट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को ही बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा एक चीज की, फ्रीक्वेंसी हमेशा एक चीज कांस्टेंट होती है, और वो क्या होती है, 1 सेकेंड। वो क्या होती है, 1 सेकेंड। मतलब कि टाइम पीरियड में क्या था कि अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना समय ले सकता है, कभी 4 भी ले सकता है, कभी 5 भी, कभी 6 भी, कभी 7 भी, तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, मतलब कि मीन पोजीशन से ट्रेवल करके मीन पोजीशन पर आ रही है, तो वो 4 सेकंड में भी आ सकती है, 5 सेकंड में आ रही है, तो बोलेंगे क्या कि इसका टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। अगर 6 सेकंड में आ रही है, एक चक्कर लगाने में अगर टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में एक चीज कांस्टेंट होता है, जो कि 1 सेकंड में अगर जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, 1 सेकंड में भले ही आधा ही वो पार्टिकल ऑक्सीलेट करे, मतलब कि यहां से जाए और फिर यहीं तक आए, तो क्या हो जाएगा, वो 1 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो कि अगर पहले 1 कंप्लीट हो रहा था, तो अब आधा ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो फ्रीक्वेंसी में एक चीज कांस्टेंट होती है, जो कि बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम कितना, 1 सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में जितनी बार आपका पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, वही होता है क्या, आपका
फ्रीक्वेंसी, मतलब बोल सकते हैं क्या रेसिप्रोकल, उल्टा क्या है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं क्या फ्रीक्वेंसी। तो हमने टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। लास्ट में हर एक फॉर्मूला को डिस्कस एक बार कर लेंगे ताकि हम भूले नहीं, ठीक है। तो टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कभी कभी v से थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो उसको हम ऐसे जनरेट करते हैं, और वो क्या होता है बोलते हैं द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल, ठीक है। आई होप दिख रहा है, हल्का सा कट रहा है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं क्या हम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा रेसिप्रोकल होगा टाइम पीरियड का। तो हमारे पास देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ना, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 2 पाई, 1 में 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा m/k हो जाएगा। जब इसको फ्लिप कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका क्या 1 में 2 पाई, 1 में 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा k/m आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर 1 सेकेंड में जितनी बार पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रही है, मतलब कि अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड में अगर 5 बार ऑक्सीलेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेकेंड में जितनी बार, याद रखिएगा 1 सेकेंड आपका फिक्स होनी चाहिए, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो जाएगी। अरे ये बात समझ में, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट लिख लीजिए कि इसकी यूनिट जो होती है आपकी क्या होती है हर्ट्ज होता है, और इसका यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का होता है सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या निकाले, दो फॉर्मूला निकाली, इसको लिख लेते हैं क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये क्या निकाले हैं हम, ये निकाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये हमने क्या निकाल लिया है भाई, स्प्रिंग मास सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। मतलब हमारे पास अब दो फॉर्मूले देखने को मिल गए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखने को मिला है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m/k, और दूसरा हमको देखने को मिला है फ्रीक्वेंसी की 1/2 पाई अंडर रूट k/m। जब टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला की। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पर कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी। मतलब कहीं पर अगर आपको एनी इंस्टेंट पर निकालने के लिए बोलिए तो वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहां से सब कुछ इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास दो फार्मूले आ गए, याद रखिएगा इन दोनों फार्मूलों को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इसको भी यहां से हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, अगर किसी को याद है तो बताइए। वेलोसिटी का हमने जब एक्सप्रेशन जब निकाले थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम में, क्योंकि देखिए हर एक फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको रिलेट करने में बहुत ही कम समय लगेगा और तुरंत समझ में भी अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। तो याद है यहाँ पर क्या कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम में, इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे ए होता था क्या एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब अगर इस केस में देखा जाए तो ये 0 हो गया और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर x है, मतलब कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका x, आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट कि भैया अगर शुरुआत में अगर पार्टिकल की अगर मान लेते हैं मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर है तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। तो ये था हमारे पास क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला जब हम एसएचएम में पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी अगर हम निकाले एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी वेलोसिटी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी, ये क्या बैटरी लॉ देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
अगर हम देखें यहाँ पर क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी इस पार्टिकल कितनी होगी, तो ये बताइए, ये होता है हमारे पास मीन पोजीशन, ये होता है पूरे एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए के बराबर। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ए मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हम कैलकुलेट करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पर कितना हो जाएगा, ओमेगा और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position the velocity of that block is minimum, मतलब कि जीरो देखने को मिलेगी। अगर हम मीन पोजीशन पर निकालें यहाँ पर, अगर हम निकालें यहाँ पर क्या, मीन पोजीशन पर निकालें, एट मीन पोजीशन, तो अगर हम बीच में निकालेंगे तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर क्या है, देखिए इस पोजीशन का पार्टिकल क्या है, एक्स बराबर जीरो है ना, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स की वैल्यू जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो जब इसमें पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगा, ओमेगा और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जीरो विच इज इक्वल टू ओमेगा, और जब ए स्क्वायर बाहर रूट से निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर देखने को मिली, मीन पोजीशन पर, जो कि ओमेगा इंटू ए के बराबर देखने को मिल रहा है। और हमने ये भी चीज प्रूव किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिस्टम में कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है। और आप इसे सोच भी सकते हैं, क्यों कि जब एक्सट्रीम पर जाएगी तो फिर इस ऑब्जेक्ट को रुक के वापस आना है, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर तो ऑब्जेक्ट रुकेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आ रही बात समझ में। और मैक्सिमम कहां पर होगी, और जैसे स्प्रिंग, भैया स्प्रिंग इसको पकड़ के खींच के रखा है और जैसे इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग तुरंत आएगा मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आ गया इनर्शिया, मोमेंटम आ गई है, तो वो क्या करेगा, यहां तक आ जाएगा, फिर यहीं से यहां तक आ जाएगा, और ऐसे ही ऑक्सीलेट करते रहेंगी वैल्यू। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्मूला, मतलब कि हमारे पास तीन फॉर्मूला देखने को मिल गया है। अब हम बात करते हैं क्या, जब वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल ही गया है तो लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स का, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम्स का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब थोड़ा सा हम अगर आपको बताएं एक बात क्या, कि यहाँ पर भी देखिए ओमेगा आ रहा है और यहाँ पर भी ओमेगा आ रहा है, मतलब कि ये कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन तो कर नहीं रही है, ये सर्कुलर पाथ में तो घूम नहीं रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, हमने एक रिलेशन बनाया था क्या, जब हम कंपेयर करके हमने रिलेशन निकालना था यहाँ पर क्या, कि ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाई एम, हमने निकाला था ना, ओमेगा बराबर अंडर रूट में कितना निकाला था भाई, के बाई एम निकाला था। पीछे देखिए, पीछे वीडियो को करके हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करके के बाई एम निकाला था। तो जब यहाँ से ओमेगा को हटा देंगे, के बाई एम के फॉर्म में कर देंगे, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू के, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में के बाई एम, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के बाई एम, फिर अंडर रूट में हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग भी दिख रहा है और एम इसका दिख रहा है, मास भी दिख रहा है सिस्टम्स का। अच्छा, वहां पर जब हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर हमको वेलोसिटी कितना देखने को मिला था, कुछ इतना देखने को मिला था। तो ये जो वेलोसिटी था आपका क्या, वेलोसिटी आप निकाल रहे थे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के साथ और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन निकाल रहे थे, वहां पर जो पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रही थी वहां के साथ रिलेशन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन कर नहीं रही है, इसलिए इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उस हटाने के लिए हमारे पास एक हथियार बना दिए थे पहले ही, और उसको जब ये यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये किसका है, स्प्रिंग मास सिस्टम्स की वेलोसिटी है। अब जब वेलोसिटी पता चल गया है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, मतलब कि हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। अगर हम चौथा फॉर्मूला निकालेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब हमको वेलोसिटी की वैल्यू पता है, स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी।
तो करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, मतलब क्या, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि क्या, अंडर रूट k/m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिए हैं क्योंकि वेलोसिटी ये था, दोनों को स्क्वायर कर दिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 m, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा k/m इंटू इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे में समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। यहाँ m से m को कैंसिल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी यहाँ पर क्या 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको बढ़िया से लिख लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा यहाँ पर क्या, चलिए इसी को यहाँ तक रहने देते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला आ गया किसका आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम्स का। ठीक है, यहाँ पर मास गायब है तो यहाँ पर स्प्रिंग है ना, के है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम्स का आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक्स एनर्जी। मतलब अभी तक हमने क्या किए, अभी तक हमने 4 फॉर्मूलेज को देखे हैं। सबसे पहले देखे हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसके बाद हमने देखे हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसके बाद हमने देखा है वेलोसिटी का फॉर्मूला, और इसके बाद देखे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम आते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और इसके बाद देखेंगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, और सभी को एक बार मर्ज करके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि इस चैप्टर से कहीं पर क्वेश्चन आए, कभी रात में आपको 2 बजे जगा दिया जाए, बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, तो आप तुरंत इसे बता पाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा चीज कहां पर हमने लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे हर एक फॉर्मूले को कंसेप्ट के साथ में, तो मजा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हाँ, चलिए बात करते हैं क्या हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको पीई शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी अगर हम आपसे पूछे, काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हैं क्योंकि उसके फॉर्मूले में x आ रहा है, x से मतलब 0 भी पुट करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर a के बराबर a बराबर x बराबर a भी रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर a/2 भी। तो हर एक पॉइंट पर चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अगर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी हर एक पॉइंट पर, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे पास फॉर्मूले में x आनी चाहिए। तो हम उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम x बराबर 0 पुट कर देंगे तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम समझे कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन ऐसे करता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि पहले आपका स्प्रिंग यहां पर था तो रेस्ट पर था, हमने इसकी साइज और शेप को चेंज कर दिया, और जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर देते हैं तो वहां पर जो एनर्जी डेवलप देखने को मिलती है, वहां पर आपको देखने को मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। एक बार और ध्यान से सुनिए कि जहां पर भी आप किसी सिस्टम में उसकी शेप एंड साइज अगर चेंज कर देते हैं, तो यहां पर शेप यहां पर इतना था स्प्रिंग का, हमने इसकी शेप ही बदल दी, मतलब यहां पर इसका शेप लेकर आ गए, मतलब स्प्रिंग का शेप बदल गया, तो वहां पर क्या आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। अब वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कि कितनी होगी। तो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि भाई हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हुक्स लॉ में हमने ये सीखा था कि जितनी ज्यादा फोर्स आगे, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ करेंगे, उतनी ही ज्यादा इस स्प्रिंग एक अंदर की तरफ अपने एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेगा। हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, बाय हुक्स लॉ हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, -k × x होता है। ये तो हमने पढ़ लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ये x डिस्प्लेसमेंट कार्ड देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर पहले मास आपका x बराबर 0 पर था,
अगर हम छोटा सा दूरी तक इसे खींचेंगे तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब तुरंत खींचा जाएगा स्प्रिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा दूर तक इसको स्प्रिंग को खींच के लग जाएंगे उतनी ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस स्प्रिंग के अगेंस्ट में। अरे बात समझ में ना, तो समझिए इस बात को। तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या कि इस स्प्रिंग को क्या किया हमने dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस तक इसको हमने खींचा। तो जब जब डिस्टेंस तक खींचेंगे तो हमको काम भी कम करना पड़ेगा, जब कम डिस्टेंस तक खींचेंगे तो हम काम भी कम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं क्या कि यहां तक हमने इस स्प्रिंग को खींचा, ठीक है। यहां पर दिखने में आपको ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है, तो हम समझाने के लिए कि बढ़िया से दिखे, हमने dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट किया। मतलब कि dx डिस्प्लेसमेंट तब हम इतना डिस्टेंस तक हम आगे लेकर जाएंगे ब्लॉक को, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ छोटा ही वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कि इस वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन देखने को मिलेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन देखने को मिलेगा। हमको तो निकालनी है पूरी x तक डिस्प्लेसमेंट, तो उस x तक डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अरे ये बात समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझिए इस बात को थोड़ा बढ़िया से। हमको पता है भाई कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जा रहा है यहाँ पर। हमने इसको फोर्स लगाया और आगे की तरफ डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम बोलते हैं यहाँ पर क्या कि हमने वर्क किया। अरे बात समझ में। मान लेते हैं क्या कि हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर में हमने क्या किया, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमने वर्क किया यहाँ। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमको छोटू सा वर्क डन देखने को मिलेगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट में छोटू सा वर्क डन देखने को मिलेगा। लेकिन हमको निकालना कितना है, पूरे यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो जब छोटा छोटा क्या कर देंगे, छोटे छोटे को ऐड करके ऐड करते जाए, मतलब कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, जीरो से लेकर और पूरा ये डिस्टेंस कितना है, यहां तक हमको निकालना है ना। तो पूरा डिस्टेंस x है, x तक डिस्टेंस को कर देंगे तो हमको पूरा वर्क डन देखने को मिल जाएगा। आगे ही मजा ना। अगर हम 0 से लेकर x तक, यहां से लेकर यहां तक हमको कर दे, तो इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना, डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना। तो हम छोटा छोटा पार्ट को जोड़ते जाए x तक, अगर हम 0 से x तक जोड़ देते हैं तो हमको पूरा वर्क डन देखने को मिलेगा। अब हमको क्या करना है, बस सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाना है और तो कुछ नहीं करना है। तो ये वर्क डन कितना हो गया भाई, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है आपकी कितनी, माइनस, फोर्स की वैल्यू कितनी है आपकी, वहां पर फोर्स की वैल्यू है आपकी कितनी, फोर्स की वैल्यू है आपकी माइनस kx इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू dx। अब ये बताइए kx और dx के बीच में, यहां पर जब हम यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब हम कर रहे थे तो वहां पर हमको निगेटिव में वर्क डन देखने को मिल रहा था। क्यों, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कर रहे थे और एक रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा था। और देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए एंगल आएगा 180 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला में आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा ना, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा मतलब क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, मतलब थीटा की वैल्यू कितना है आपका 180 डिग्री है। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस फोर्स, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एफ इंटू dx हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, माइनस एफ इंटू dx लगाते हैं। अभी बात समझ में। चलिए, तो जब यहां पर हम माइनस साइन, माइनस यहां पर है, अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस k इंटू एक्स है इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, मैंने कोई जादू यहाँ पे नहीं किया है भाई, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और 0 से लेकर x तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। 0 से लेकर x तक क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो वर्क डन बराबर के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ देते हैं। कोई भी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेकर आएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा, dx बचेगा, और 0 से लेकर x तक करना है। जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1। इसका मतलब x का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो अगर हम x का पावर 1 करेंगे तो x का पावर n की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपन में 1 प्लस 1, मतलब x का पावर 2/2 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना देखने को मिलेगा, k, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक। जब अपर लिमिट x होता है, लोअर लिमिट 0 होता है, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका देखने को मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू k। अपर लिमिट मतलब x जगह पर इसकी वैल्यू रखिए, अपर लिमिट को रखेंगे
तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही आएगा, और लोअर लिमिट को रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या के एक्स स्क्वायर बाई 2 देखने को मिलेगा। आई होप दिख रहा होगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि जो हमको वर्क डन देखने को मिला, जो हमको वर्क डन देखने को मिला, इसको हम रब कर देते हैं, किसी काम की चीज नहीं है, हमने सब कुछ समझ लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रफ को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो हमको क्या देखने को मिला कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला, और ये वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, के एक्स स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर बाई 2 देखने को मिला है। अब ये जो हमने काम किया है, ये जो हमने वर्क किया है, कहीं ना कहीं ये वर्क क्या कर जाएगा, किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर फॉर्म, मतलब कि जब हमने 0 से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लाकर यहाँ पर हमने इसको पकड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क होगा, हमारा वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होती है ना, वर्क ही क्या होती है, एनर्जी होती है। मतलब ये वर्क कहीं ना कहीं किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये किसके फॉर्म में स्टोर होगा, देख रहे हैं मूविंग, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पर रखा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पकड़ के रखे हैं यहाँ पर, मतलब कि वेलोसिटी उसमें नहीं है, मोशन नहीं कर रहा है। अब जब मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, तो कौन सी बची एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बची। तो इसके पास कैसी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक बार इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये ऑब्जेक्ट हमने इसे यहां से पकड़ के और यहां तक खींच के यहां पर रोक कर रखे हैं, तो रोक कर रखे हैं ना, तो जब रोक के रखने से कौन सी एनर्जी आएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसमें डेवलप हो जाएगी। तो यही जो वर्क जो हमने किया है काम, किसमें कन्वर्ट हो गया है, यही जो वर्क अब कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि दिस वर्क डन इज स्टोर in form of potential energy of spring। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, ये स्टोर इसमें हो जाएगा। मतलब यही वर्क क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर देखने को मिलेगा। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, किसका आया है, स्प्रिंग मास सिस्टम्स का है। इसको भी लिख लेते हैं क्या यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम्स। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम का क्या आ गया भाई, यहां पर आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालिए, लगे हाथ बचता है सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी, जिसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं क्या, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर निकाले किसी भी पॉइंट पर, देखिए इस फॉर्मूले में एक्स आ रहा है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एक्स बराबर ए पर कितनी पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी। मीन पोजीशन पर पूछेगा, मतलब एक्स बराबर 0 पर पूछ देगा, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मजा आ गया ना एकदम। मतलब कि यार एकदम फील के साथ इस चीज को पढ़ेंगे, कोई भी चीज को याद नहीं करेंगे तो फिर फिजिक्स से आपकी मोहब्बत हो जाएगी। लगे आज बिना बकवास किए हुए ही टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी मतलब क्या, कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना, काइनेटिक एनर्जी। ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकाला था हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे कितना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकाले थे, याद जहां तक है 1/2 के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, जहां तक मैं सही हूं। ठीक है, यहाँ यही हमने निकाला था। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के ए स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को भाई अंदर भी इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर, एक प्लस में के एक्स स्क्वायर, एक माइनस में के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी देखने को मिलेगी कितना मिला, 1/2 के ए स्क्वायर देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे क्या, कि अगर किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी में ना ही एक्स आ रहा है, मतलब कि ये अब डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कितना आ रहा था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर आपका डिपेंड कर रहा था, मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा था। एक्स बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी।
पोटेंशियल एनर्जी भी आपका देख रहे थे एक्स पर डिपेंड कर रहा था, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी अगर एक्स बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और एक्स घटाएंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटेगी बढ़ेगी, मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए कि आपको एक्स कहीं नजर आ रहा है, बोलेंगे नहीं नजर आ रहा है, मतलब कि कहीं पर भी आप एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर कहीं पर निकालिए, चाहे यहां पर निकालिए, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, हमेशा टोटल एनर्जी कितना देखने को मिलेगा, 1/2 KA² देखने को मिलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कहीं पर निकालिए आपकी टोटल एनर्जी कितना देखने को मिलेगा, 1/2 KA²। मतलब कि बोल सकते हैं क्या कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ पर लिख दिए क्या, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। कितना है, कंजर्व है। कहीं पर भी निकाल के चेक कर सकते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा। कितना हमेशा आएगा, KA² आएगा। ठीक है, तो ये हम चेक करके, आप लोग चेक करिएगा, यहां पर निकालिए दोनों पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया ना। चलिए हर एक चीज को थोड़ा सा हम रिलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट, इसको बिना देखे तो वीडियो को स्किप करिएगा, मतलब इतना तक आ गए हैं तो ये चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, हर एक चीज को रिलेट करवाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए इस चीज को हम बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए मजा आ जाएगा अगर ये समझ में आ गया तो। हर एक चीज अभी समझ में आया है तो फिर मजा ही आ जाएगा। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो चीज को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, चलिए हमने अभी तक फॉर्मूले में क्या क्या पढ़े हैं। फॉर्मूले में पढ़े हैं, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े थे। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला पढ़े थे। तीसरे में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, वेलोसिटी का। फिर चौथे में हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्या, चौथे में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का। पांचवे में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, और छठवें फॉर्मूले में पढ़ा था टोटल एनर्जी का। मतलब कि हमने इस टॉपिक में 6 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। चलिए सब कुछ मिला के बात करते हैं। देखिए ये पार्टिकल की क्या है, मीन पोजीशन है। तो मान लेते हैं क्या कि ये पार्टिकल क्या है, x = 0, इसको बोलते हैं हमेशा मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये x तक आगे गया, मतलब कि a एम्पलीट्यूड तक आगे गया यहाँ पर। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ तक a दूरी तक आगे गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी है आपका कितना, ये दूरी टोटल आपका कितना है, a है आपका दूरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका पार्टिकल क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक गया, फिर से क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा, ये पीछे की तरफ आएगा यहाँ पर ऐसे, फिर पीछे की तरफ आया, फिर ये यहाँ पर आएगा, मतलब कि फिर -a तक आ जाएगा आपका पार्टिकल, -a तक यहां से, फिर अपने मीन पोजीशन पर चला जाएगा। मतलब कि एक चक्कर यहां से हो गया इसका यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं निगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था, 1/2 KA² - x²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था, 1/2 KX²। ठीक है, और टोटल एनर्जी का कितना निकाला था हमने, टोटल एनर्जी का निकाला था 1/2 KA²। हमने ये चीज निकाली थी। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x = a हो जाएगा ना। ये यहां से लेकर यहां तक अगर बात की जाए तो यही एक्सट्रीम पर क्या हो जाती है, x की वैल्यू a के बराबर हो जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाता है, -a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो ये बोल देते हैं यहाँ पर -a। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। चलिए अगर हम एक्सट्रीम पर निकालेंगे तो एक्सट्रीम पर ये बताइए, अगर हम निकाले पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले, काइनेटिक एनर्जी भी निकाले, और लगे हाथ टोटल एनर्जी भी निकाले, तो देखते हैं क्या जादूगरी होती है। अगर हम x = a पर निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो x = a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 KA² हो जाएगा, 1/2 KA² देखने को मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी के निकालेंगे कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी पर जब रखेंगे यहाँ पर तो a² रखेंगे तो a² - a² 0 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी 0। अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2 KA² देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं मीन पोजीशन पर, मतलब x = 0 पर, तो x = 0 पर निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, लगे हाथ काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं, और टोटल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी x = 0 पुट करेंगे तो आप हो जाएगी 0।
काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी x बराबर 0 जब इसमें रखेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाती है, मतलब कि 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वाला ही इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर निकाल कर देखेंगे तो सेम ही चीज आएगी, बस यहाँ पर क्या एक्सट्रीम और एक्सट्रीम दोनों एक ही बात तो हुई ना, बस यहाँ पर माइनस ए हो गया, यहाँ पर प्लस ए हो गया। एक बात याद रखिए, टोटल एनर्जी देखिए दोनों जगह पे क्या कंजर्व है, कांस्टेंट है हाफ के स्क्वायर, तो हाँ दिख रहा है कि यहाँ पर भी हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी आ रहा है और यहाँ पर भी हाफ के स्क्वायर है, मतलब कि टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। दूसरी चीज ये देखिए कि यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है थोड़ी देर के लिए रुकेगा और रुकने से कौन सी एनर्जी आ जाती है ऑब्जेक्ट में, रुकने से आ जाती है यहाँ पर कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पर रुकेगी तो जीरो हो जाएगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और जैसे ही रुकी ऑब्जेक्ट तो उसके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो एनर्जी के फॉर्म आपका दिखने को मिलेगा, जो जिस प्रकार में एनर्जी यहाँ पर स्टोर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। आपकी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर क्या है, किसके फॉर्म में स्टोर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। लेकिन यहीं अगर यहाँ पर चले जाएंगे तो सारी की सारी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। अरे बात समझ में ना। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक जगह पॉइंट आता है जहां पर दोनों एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को जब बराबर पुट करेंगे, दोनों को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को बराबर पुट करेंगे तो वो x बराबर आ जाता है a/√2 डिस्टेंस पर। मतलब कि यहां पर कहीं ना कहीं जीरो डिस्टेंस के बराबर जीरो हो गया, यहां पर a हो गया, और कहीं ना कहीं a/√2 मतलब कि बीच से कहीं ऊपर या हल्का सा नीचे अगर आप पॉइंट रखेंगे तो वहां पर दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसकी ग्राफ हमने दोनों ग्राफ जो है वो हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिस्टम में, जो कि 1 घंटे 6 मिनट का वीडियो था। हर एक चीज को आसान से आसान समझाने की कोशिश करा था वहां पर भी, और बिल्कुल ही वो फैंटास्टिक वीडियोस है, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में। ठीक है, तो फिजिक्स यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। फिजिक्स तो पूरा खत्म नहीं होता, लेकिन फिजिक्स का एक जो टॉपिक्स है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, वो आपका खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा सा डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हर कमेंट आंसर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपकी परेशानी अपनी परेशानी समझता हूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम होगा, और सिंपल पेंडुलम में यही की यही सारी चीज कैलकुलेट करने वाले हैं, और वहां पे तो एकदम गर्दा ही गर्दा हो जाने वाला है। तो स्टे ट्यून, आप उस वीडियोस को भी आप तुरंत देखिएगा इस देखने के बाद, क्योंकि इतना जब आप मेहनत कर लिए हैं, हल्का सा मेहनत करेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसको अभी आज ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक था आज का हमारा आपके साथ सफर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।